नमस्कार, मैं डॉक्टर सर्वज्ञ शुक्ला, एकेडमिक काउंसलर इग्नू। पिछली कक्षाओं में हमने विभिन्न प्रकार के बाज़ारों के बारे में अध्ययन किया, जिसमें हमने ये देखा कि पूर्ण प्रतियोगिता बाज़ार, एकाधिकार बाज़ार, एकाधिकृत बाज़ार तथा द्वयाधिकार एवं अल्पाधिकार में हम किस प्रकार से फर्म और उद्योग की दशा में मूल्यों का निर्धारण करते हैं। आज हम जो चीज़ पढ़ेंगे वो होगी साधन बाज़ार के बारे में। तो आइए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले साधन बाजार क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। कोई भी प्लेटफॉर्म जहां वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय संभव हो, बाजार के रूप में जाना जाता है। वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन में उत्पत्ति के साधनों की आवश्यकता होती है। वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजारों की भांति अर्थव्यवस्था में उत्पत्ति के साधन भी अपने बाजार रखते हैं। उत्पत्ति के चार प्राथमिक साधन। सबसे पहला साधन है भूमि। उत्पत्ति का यह साधन भौतिक इकाई देने वाला होता है। यह एक स्टॉक अवधारणा है। इसमें अर्थव्यवस्था में उपलब्ध कुल भौतिक संसाधन शामिल हैं। भूमि में न केवल जमीन बल्कि वन, जल संपदा, मृदा एवं खनिज संसाधन तथा खाने भी शामिल की जाती है। साधन बाजार का दूसरा प्राथमिक साधन है श्रम। यह उत्पत्ति का एक अदृश्य साधन है, क्योंकि श्रम सेवाएं श्रमिकों में सन्निहित रहती हैं। इन्हें उनसे अलग नहीं किया जा सकता। परिवारों द्वारा उत्पादन के उद्देश्य से किए गए प्रयास, चाहे वे शारीरिक हों या बौद्धिक, श्रम कहलाते हैं। उत्पत्ति का तीसरा साधन होता है पूंजी। यह उत्पत्ति का दिखाई देने वाला साधन है। सभी प्रकार की मशीनें एवं प्लांट, भवन, परिवहन साधन आदि इसका उपयोग उत्पादन हेतु किया जाता है, पूंजी कहलाते हैं। और चौथा साधन होता है उद्यम। वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन करने के लिए उत्पादन प्रक्रिया को चलाने एवं संगठित करने वाले व्यक्ति को उद्यमी कहते हैं। उद्यमी की दक्षताएं दिखाई ना देने वाला साधन होता है। सामान्यतः परिवार उत्पत्ति के इन कारकों के स्वामी होते हैं तथा उस पर इनका नियंत्रण होता है। वे इन साधनों को उत्पादकों को बेचते हैं। परिवार श्रम के रूप में अपनी सेवाएं देकर बदले में मजदूरी प्राप्त करते हैं। कुछ परिवारों के कुछ सदस्यों में उद्यम कौशल होता है तथा वे उद्यमी के रूप में कार्य करते हैं। परिवार साधन बाजार में इन साधनों को बेचकर आय अर्जित करते हैं और इस प्रकार उत्पादन प्रक्रिया में सकारात्मक रूप में योगदान देते हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं साधनों की मांग एवं आपूर्ति की अवधारणा के संबंध में। सबसे पहले जो आज हम लोग अवधारणा पढ़ेंगे वो होगी मजदूरी। अर्थशास्त्र में मजदूरी शब्द का प्रयोग संकुचित और विस्तृत दोनों ही अर्थों में किया गया। संकुचित अर्थ में प्रोफेसर बेनहम और जीड ने मजदूरी शब्द का प्रयोग संकुचित अर्थ में किया। प्रोफेसर बेनहम के शब्दों में मजदूरी मुद्रा के रूप में वह भुगतान है जो समझौते के अनुसार एक स्वामी अपने सेवक को उसकी सेवाओं के बदले में देता है। इसी प्रकार प्रोफेसर जीड ने
मजदूरी को इस प्रकार परिभाषित किया है। मजदूरी शब्द का प्रयोग प्रत्येक प्रकार की श्रम की कीमत के अर्थ में नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ साहसी द्वारा भाड़े पर प्राप्त किए गए श्रम की कीमत के लिए करना चाहिए। इन दोनों परिभाषाओं को पढ़ने के बाद हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि संकुचित अर्थ में मजदूरी का भुगतान केवल द्रव्य के रूप में ही किया जाता है, और दूसरा, मजदूरी न केवल भाड़े के रूप में ही मजदूरों को दी जाती है, वरन मनुष्य जो स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करते हैं और जो किसी के यहाँ नौकर नहीं हैं, जैसे डॉक्टर, वकील, व्यापारी आदि, उन्हें जो पुरस्कार में मिलता है उसे भी मजदूरी कहते हैं। इन दोनों दोषों के कारण ही आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने मजदूरी की संकुचित परिभाषाओं को सही नहीं माना है और मजदूरी शब्द का प्रयोग विस्तृत दृष्टिकोण के माध्यम से किया है। विस्तृत दृष्टिकोण के अंतर्गत मार्शल के अनुसार श्रम की सेवा के लिए दी गई कीमतें मजदूरी हैं। सेलिंगमैन के अनुसार श्रम का वेतन मजदूरी है। इन परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि विस्तृत अर्थ में मजदूरी के अंतर्गत 3 प्रकार के श्रमिकों की सेवाओं का पारितोषण किया गया है। पहले वे श्रमिक हैं जो अपना शारीरिक अथवा मानसिक श्रम बेचते हैं। दूसरे वे श्रमिक हैं जो स्वतंत्र कर्मचारी होते हैं, जो अपनी सेवाओं का शुल्क लेते हैं, जैसे डॉक्टर और वकील आदि। और तीसरा, व्यवसायी और प्रबंधक जो अपने व्यवसाय की देखरेख स्वयं करते हैं। इस प्रकार मजदूरी की परिभाषा इन शब्दों में की जा सकती है। मजदूरी एक प्रकार का पुरस्कार है जो मनुष्य को परिश्रम के बदले में दिया जाता है, चाहे वह प्रति घंटा, प्रतिदिन और समयानुसार दिया जाए, तथा उसका भुगतान मुद्रा या वस्तु या दोनों के रूप में हो। संक्षेप में, श्रम के प्रयोग के लिए दी गई कीमत मजदूरी कहलाती है। अब हम लोग चर्चा करते हैं मजदूरी के प्रकार को लेकर। तो सबसे पहला इसका जो प्रकार है वो है मौद्रिक या नगद, और दूसरा है वास्तविक या असल मजदूरी। पहले हम लोग चर्चा करते हैं मौद्रिक या नगद मजदूरी के बारे में। मौद्रिक मजदूरी से अभिप्राय मुद्रा के रूप में मिलने वाली मजदूरी से होता है। दूसरे शब्दों में, किसी मजदूर को उसके श्रम के बदले में मुद्रा के रूप में जो पारिश्रमिक दिया जाता है उसे नगद मजदूरी कहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी मजदूर को 8 घंटे प्रतिदिन काम करने के बदले 300 रुपये साप्ताहिक मिलता है, तो यह उसकी नकद मजदूरी कहलाएगी। मजदूर नकद मजदूरी इसलिए स्वीकार करता है क्योंकि मुद्रा के बदले में आवश्यकता अनुसार कोई भी वस्तु या सेवा खरीदी जा सकती है। और दूसरा इसका जो प्रकार होता है वो होता है वास्तविक या असल मजदूरी। वास्तविक मजदूरी का तात्पर्य नगद मजदूरी की उस क्रय शक्ति से है जो वस्तुओं और सेवाओं को क्रय करती है, और ऐसी मजदूरी में उन वस्तुओं और सेवाओं की मात्रा को भी सम्मिलित कर लिया जाता है जो नकद मजदूरी के अतिरिक्त मिल जाती है, जैसे निःशुल्क रहने के लिए मकान या कम कीमत पर राशन की सुविधा आदि। तो वास्तविक मजदूरी बराबर नकद मजदूरी प्लस अन्य सुविधाएं। अब असल मजदूरी के संबंध में विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने जो परिभाषाएं दी हैं उनको हम लोग चर्चा में लेते हैं। सबसे पहली जो परिभाषा इसमें हम लोग लेंगे वो होगी एडम स्मिथ के अनुसार।
एडम स्मिथ के अनुसार श्रमिक की वास्तविक मजदूरी में आवश्यकताओं और जीवनोपयोगी सुविधाओं की वह मात्रा सम्मिलित होती है जो उसको श्रम के बदले में दी जाती है, जबकि उसकी नकद मजदूरी में श्रम द्वारा प्राप्त मुद्रा की मात्रा को सम्मिलित करते हैं। श्रमिक धनी अथवा निर्धन, उसे अधिक पुरस्कार मिलता है या कम, यह उसके श्रम के वास्तविक मूल्य के अनुपात पर निर्भर करता है, न कि नकद मजदूरी। दूसरी परिभाषा है मार्शल के अनुसार। मार्शल के शब्दों में वास्तविक मजदूरी में केवल उन्हीं सुविधाओं तथा आवश्यकताओं को शामिल किया जाना चाहिए जो व्यवसाय विशेष से संबंधित होते हैं और सेवकों को अलग व्यय नहीं करना पड़ता है। प्रोफेसर टॉमस के अनुसार असल मजदूरी किसी श्रमिक को उस कार्य के बदले प्राप्त होने वाले शुद्ध लाभों की ओर संकेत करती है, अर्थात इन आवश्यक, आरामदायक तथा विलासिता संबंधी वस्तुओं की ओर बताती है जो श्रमिक अपनी सेवाओं के बदले प्राप्त करते हैं। प्रोफेसर सेलिंगमैन के अनुसार वास्तविक मजदूरी को संकुचित अर्थों में प्रयोग करते हैं। उनके अनुसार वास्तविक मजदूरी से अभिप्राय उन वस्तुओं से है जो नगद मजदूरी द्वारा खरीदी जा सकती है। इस प्रकार कुल असल मजदूरी में निम्न दो बातों को सम्मिलित करना चाहिए। पहला, नकद मजदूरी से जो वस्तुएं व सेवाएं खरीदी जा सकती हैं, और दूसरा, नकद मजदूरी के अतिरिक्त उसे जो अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं नगद व असल या वास्तविक मजदूरी के बीच संबंध को लेकर। नकद और असल मजदूरी में निकट संबंध। नकद मजदूरी बढ़ने पर असल मजदूरी भी बढ़ेगी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि नकद मजदूरी या मुद्रा की क्रय शक्ति कितनी, अर्थात कीमत स्तर में कितना परिवर्तन हुआ है। उदाहरण के लिए, यदि श्रमिकों की नकद मजदूरी के कम हो जाने पर कीमतें भी गिर जाती हैं, तो नकद मजदूरी बढ़ जाती है, परंतु साथ ही वस्तुओं की कीमतों में भी उतना ही आनुपातिक वृद्धि हो जाएगी। इसके विपरीत, माना कि श्रम की नकद मजदूरी बढ़ जाती है, परंतु साथ ही वस्तुओं की कीमतों में भी उतने ही अनुपात में वृद्धि हो जाती है, तो इस स्थिति में नकद मजदूरी में कोई वृद्धि नहीं मानी जाएगी। इस प्रकार स्पष्ट है कि नकद मजदूरी तथा वास्तविक मजदूरी का संबंध मुद्रा के मूल्य, क्रय शक्ति अथवा कीमत सूचकांक पर निर्भर करता है, अर्थात वास्तविक मजदूरी बराबर मौद्रिक मजदूरी बटे सामान्य मूल्य स्तर। अब हम उन तत्वों के बारे में चर्चा करते हैं जो वास्तविक मजदूरी को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सबसे पहला इसमें जो तत्व है वो है मुद्रा की क्रय शक्ति। श्रम की वास्तविक मजदूरी पर मुद्रा की क्रय शक्ति, अर्थात वस्तुओं तथा सेवाओं को खरीदने की शक्ति का बहुत प्रभाव पड़ता है। जिस स्थान पर वस्तुओं के मूल्य कम होंगे, वहां पर मुद्रा की क्रय शक्ति अधिक होगी, अर्थात मुद्रा के बदले में अधिक वस्तुएं या सेवाएं खरीदी जा सकती हैं। और जहां पर बिक्री मूल्य होंगे अधिक होंगे, वहां मुद्रा की क्रय शक्ति कम होगी। अतः जिस स्थान पर मुद्रा की क्रय शक्ति अधिक होती है, वहां पर यद्यपि मुद्रा के रूप में मजदूरी कम हो सकती है, तो भी
वास्तविक मजदूरी अधिक कही जाएगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि इलाहाबाद में रीवा की अपेक्षा वस्तुएं तथा सेवाएं सस्ती हैं, परंतु यदि दोनों नगरों में श्रमिकों को मुद्रा के रूप में मिलने वाली मजदूरी बराबर है, तो इलाहाबाद के श्रमिकों की वास्तविक मजदूरी रीवा के श्रमिकों से अधिक होगी। दूसरा निर्धारक तत्व है अन्य सुविधाएं। यदि किसी व्यवसाय में मजदूर को उसकी नकद मजदूरी के अतिरिक्त अन्य प्रकार की सुविधाएं भी प्राप्त होती हैं, जैसे मुफ्त मकान, बच्चों की निःशुल्क शिक्षा आदि, तो इस अवस्था में मजदूर की वास्तविक मजदूरी अधिक होगी। तीसरा तत्व है अतिरिक्त आय प्राप्त करने के अन्य स्रोत। यदि किसी व्यवसाय में श्रमिकों को अपना नियमित कार्य संपादन करने के बाद आय प्राप्त करने की कोई अन्य सुविधा प्राप्त हो, तो निश्चय ही उसकी वास्तविक मजदूरी अधिक होगी। उदाहरण के लिए यदि किसी प्राध्यापक को प्राइवेट ट्यूशन करने की सुविधा है अथवा टाइपिस्ट को अतिरिक्त समय काम करने की छूट है, तो ऐसी स्थिति में उसकी सहायक सुविधा के कारण उसकी आय बढ़ जाएगी। चौथा निर्धारक तत्व है कार्य का स्वभाव। यदि कार्य अरुचिकर, शरीर को थकाने वाला, जीवन को कम करने वाला और जोखिम पूर्ण हो, तो नकद मजदूरी अधिक होने पर भी वास्तविक मजदूरी कम होती है। जैसे शीशे के कारखाने में भट्टी पर कार्य करने वाले श्रमिकों की आयु जहरीली गैसों के प्रभाव से कम हो जाती है। अतः यहाँ पर अन्य कार्यों की तुलना में समान नकद मजदूरी रहने पर भी वास्तविक मजदूरी कम होती है। इसके विपरीत अध्यापक, डॉक्टर और वकील के कार्य अपेक्षाकृत कम जोखिम रहित व सुरुचिकर होते हैं। इसलिए यहाँ पर नकद मजदूरी कम होने पर भी वास्तविक मजदूरी अधिक होती है। अगला तत्व है कार्य की दशाएं। जिस व्यवसाय में कार्य करने की दशाएं अच्छी होती हैं तथा मालिक का व्यवहार अच्छा रहता है, वहां पर श्रमिकों को चाहे नकद मजदूरी उतनी ही मिलती है जितनी कि अन्य व्यवसायों में। जहां पर काम करने की दशाएं अच्छी नहीं हैं, तो भी उनकी वास्तविक मजदूरी अधिक कही जाएगी। अगला तत्व कार्य की नियमितता। जहां पर कर्मचारियों की नौकरी इस प्रकार की है कि वर्ष में कुछ महीने ही उनको कार्य मिल पाता है, तो उसकी वास्तविक मजदूरी उस कर्मचारी की अपेक्षा कम होगी जिसको वर्ष भर लगातार काम मिलता है, यद्यपि उसकी नकद मजदूरी कम। अगला तत्व है कार्य की अवधि। जिस व्यवसाय में मजदूरों को कम काम करना पड़ता है तथा छुट्टियां अधिक मिलती हैं, उनमें वास्तविक मजदूरी अधिक हो जाती है। उदाहरण स्वरूप एक प्रोफेसर की वास्तविक मजदूरी एक डिप्टी कलेक्टर की वास्तविक मजदूरी से अधिक होती है। अगला तत्व भविष्य में उन्नति की आशा। यदि किसी व्यवसाय या स्थान पर पदोन्नति या प्रगति की संभावना रहती है, तो श्रमिकों में मानसिक संतोष के कारण नकद मजदूरी कम रहने पर भी वास्तविक मजदूरी अधिक होती है। अगला तत्व है व्यवसायिक व्यय। कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिनमें कर्मचारियों को अपना कार्य कुशलता पूर्वक चलाने के लिए कुछ व्यय करना पड़ता है। उदाहरण के लिए एक प्रोफेसर और वकील को अपना पेशा अच्छी तरह चलाने के लिए किताबों और पत्रिकाओं पर
काफी व्यय करना पड़ता है, किंतु एक साधारण श्रमिक को इस प्रकार का व्यय नहीं करना पड़ता और एक साधारण श्रमिक को इस प्रकार के व्यवसायिक व्ययों के को नगद मजदूरी से घटाना आवश्यक हो जाता है। अगला तत्व है प्रशिक्षण का समय और लागत। कुछ व्यवसाय ऐसे होते हैं जिन्हें सीखने में अधिक समय और खर्च लगता है, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर आदि के काम। ऐसे कार्यों में वास्तविक मजदूरी उन कार्यों की तुलना में कम होती है जिन्हें सीखने में व्यय तथा समय अधिक नहीं लगता। अगला तत्व है आश्रितों को रोजगार। कुछ व्यवसाय व कार्य ऐसे होते हैं जिनमें मजदूर अपने अलावा अपने परिवार के लोगों को भी रोजगार दिलाने में समर्थ होते हैं, जैसे कपड़े के कारखाने में श्रमिकों की स्त्रियों तथा बच्चों को भी सुगमता पूर्वक कार्य मिल जाता है। अतः इनमें कार्य करने वाले मजदूरों की वास्तविक आय भी अधिक होती है। अगला तत्व सामाजिक सम्मान। जिस काम को करने में समाज में अपेक्षाकृत अधिक सम्मान व प्रतिष्ठा होती है, जैसे अध्यापन का कार्य, जिसमें वास्तविक मजदूरी भी अधिक होती है। अगला तत्व है व्यापार की दशाएं। वास्तविक मजदूरी व्यापार की दशा पर निर्भर करती है। मुद्रा प्रसार, समय, नगद मजदूरी रहने पर भी वास्तविक मजदूरी ही कम रहती है, क्योंकि अनुपात में मौखिक आय की जो वृद्धि होती है उसमें कहीं अधिक अनुपात में मूल्य स्तर में भी वृद्धि हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि मजदूरी सदा मूल्य स्तर के नीचे रहती है। इसके विपरीत मुद्रा संकुचन में मुद्रा की क्रय शक्ति अधिक हो जाने के कारण वास्तविक मजदूरी अधिक हो जाती है। अब हम लोग चर्चा करते हैं मजदूरी में अंतर विभिन्नता के कारणों को। व्यवहारिक जीवन में प्रायः यह देखने में आता है कि एक ही व्यवसाय में अथवा विभिन्न व्यवसायों में कार्य करने वाले श्रमिकों की मजदूरी में अंतर होता है। प्रोफेसर सैमुअल्सन के अनुसार मजदूरी के अंतरों और उनके कारणों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला वर्ग श्रम बाजार में प्रतियोगी समूह का पाया जाना। श्रम बाजार में मजदूरी करने वाले लोगों को अलग अलग वर्ग होते हैं, जिनमें मानसिक और शारीरिक गुणों तथा शिक्षा एवं प्रशिक्षण की दृष्टि से अंतर होता है। प्रत्येक वर्ग के श्रमिक की मजदूरी उनके उस वर्ग के अंतर्गत मांग और पूर्ति पर निर्भर करती है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने श्रमिकों को 4 वर्गों में बांटा है। पहला वर्ग साधारण आमदनी के श्रमिक, दूसरा वर्ग अर्ध कुशल श्रमिक, तीसरा वर्ग कुशल तथा शिक्षित श्रमिक और चौथा वर्ग उच्च शिक्षा प्राप्त, योग्य और व्यवसाय तथा प्रबंध करने की योग्यता रखने वाले श्रमिक, जैसे इंजीनियर, डॉक्टर, वकील तथा उच्च योग्यता प्राप्त व्यवस्थापक एवं प्रबंधक। किसी एक ही वर्ग या समूह के विभिन्न श्रमिकों के बीच तो प्रतियोगिता होती है, परंतु विजातीय श्रम वर्गों के बीच प्रतियोगिता नहीं हुआ करती है। ऐसे श्रमिकों को अप्रतियोगी समूह कहते हैं और उनकी उपस्थिति के कारण ही श्रम बाजार में मजदूरी संबंधी अंतर पाया जाता है। दूसरा कारण है समानीकरण अंतर। श्रम बाजार में प्रतियोगी समूह में भी श्रमिकों का एक ऐसा वर्ग होता है जो सामान्य योग्यता रखते हैं, परंतु फिर भी प्रत्येक कार्य के लिए उनकी मजदूरी समान नहीं होती। उनमें भी विभिन्नता होती है, जिसे
स्थानीयकरण अंतर कहते हैं। कुछ व्यवसायों में श्रमिक गैर मौद्रिक लाभों के कारण अधिक आकर्षक होते हैं, परंतु जिन व्यवसायों में अमौद्रिक लाभ बिल्कुल नहीं या कम होता है, उनमें श्रमिक कम आकर्षित होते हैं। प्रोफेसर सैमुअल्सन का कहना है कि जो व्यवसाय निजी सामाजिक प्रतिष्ठा, गंदगी, दूषित वातावरण, अनियमित रोजगार तथा नीरस प्रगति वाले होते हैं, वे श्रमिकों के लिए कम आकर्षित होते हैं। ऐसे व्यवसायों में श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए ऊंची मजदूरी देनी पड़ती है। इसके विपरीत रुचिकर एवं अन्य कार्यों को करने के लिए अनेक श्रमिक सदैव तत्पर रहते हैं, जिसके कारण उनकी मजदूरी सदैव नीची रहती है। गैर मौद्रिक कारणों के अंतर्गत निम्न बातों को सम्मिलित किया जाता है। पहला, प्रशिक्षण व्यय का अंतर। विभिन्न व्यवसायों में कार्य करने के लिए अलग अलग प्रशिक्षण की आवश्यकता पड़ती है और भिन्न भिन्न व्यवसायों के लिए कार्य सीखने पर समान व्यय नहीं होता। अतः जिन व्यवसायों में श्रमिकों को प्रशिक्षण पर अधिक व्यय करना पड़ता है, उनमें श्रमिकों की मजदूरी अपेक्षाकृत अधिक होती है। दूसरा अंतर, व्यावसायिक गतिशीलता का अभाव। श्रमिकों में व्यावसायिक गतिशीलता कम होती है, क्योंकि बहुधा वे एक प्रकार के कार्य को छोड़कर दूसरे कार्य में जाना कम पसंद करते हैं। फलस्वरूप विभिन्न व्यवसायों में मजदूरी की भिन्न भिन्न दर बने रहती है। तीसरा कारण, व्यवसायों का स्वभाव। जो व्यवसाय सरल व रुचिकर होते हैं, उनमें श्रम की पूर्ति अधिक होने के कारण मजदूरी कम ही होती है। इसके विपरीत नीरस, अरुचिकर और जोखिमपूर्ण कार्यों में मजदूरी अधिक रहती है। व्यवसायों का स्थायीपन। जो व्यवसाय मौसमी होते हैं या जिनमें कार्य बहुत कम समय के लिए किया जाता है, उनमें श्रमिक तभी कार्य करने के लिए तैयार होते हैं जब मजदूरी स्थायी व्यापारों की तुलना में अधिक होती है। पांचवा अंतर, कार्य की अवधि। जिन व्यवसायों में श्रमिकों को अधिक घंटे कार्य करना पड़ता है तथा छुट्टियां कम मिलती हैं, उनमें साधारणतः मजदूरी की दरें उन व्यवसायों की अपेक्षा अधिक होती हैं जिनमें कार्य कम और छुट्टियां अधिक होती हैं। छठा अंतर, अतिरिक्त सुविधाएं। कुछ व्यवसायों में मजदूरों के अलावा अन्य प्रकार की सुविधाएं जैसे मुफ्त मकान, मुफ्त चिकित्सा आदि की सुविधा भी उपलब्ध रहती है। इस प्रकार के व्यवसायों में मजदूरी की दर भी अपेक्षाकृत कम रहती है। उन्नति की आशा। जिन व्यवसायों में उन्नति की आशा अधिक रहती है, वहां श्रमिक नीची मजदूरी की दर पर भी कार्य करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। और नवा अंतर है सामाजिक प्रतिष्ठा। सम्मानित व्यवसाय में मजदूरी की दरें कुछ कम होती हैं, क्योंकि इनमें कार्य करने वाले लोगों का समाज में काफी सम्मान रहता है, जिसके कारण वे कम मजदूरी पर कार्य करने को तत्पर हो जाते हैं। अगला अंतर, असमानीकरण का अंतर। जब एक ही व्यवसाय अथवा एक समान कार्यों में लगे हुए श्रमिकों को अलग अलग मजदूरी मिलती है, तो इसे असमानीकरण अंतर कहते हैं। असमानीकरण अंतर दो प्रकार के होते हैं। बाजार की अपूर्णताएं, श्रमिकों का गुणात्मक अंतर। सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं बाजार की अपूर्णताओं को लेकर। बाजार की अपूर्णताओं के कारण ही एक व्यवसाय में अथवा एक ही प्रकार के कार्य करने वाले श्रमिकों को अलग अलग मजदूरी मिलती है।
बाजार में एकाधिकार तत्व, सरकारी हस्तक्षेप व अन्य बातें बाजार की अपूर्णता को जन्म देती हैं। कुछ प्रमुख बाजार अपूर्णताएं इस प्रकार हैं। पहला पॉइंट इसमें, यदि किसी व्यवसाय में शक्तिशाली श्रम संघ श्रमिकों में एकाधिकार की स्थिति तथा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की उपस्थिति है, तो उनमें अपेक्षाकृत अधिक मजदूरी होगी। दूसरा अंतर, श्रमिकों में भौगोलिक एवं व्यावसायिक गतिशीलता कम होती है, क्योंकि प्रायः वे एक स्थान से दूसरे स्थान तथा एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में जाना पसंद नहीं करते, भले ही वहां अधिक मजदूरी मिलती हो। तीसरा, श्रमिकों की सामाजिक गतिशीलता भी होती है। श्रमिकों को जाति, वंश आदि के कारण रोजगार प्राप्त करने में कठिनाई होती है। जाति, वंश के आधार पर उन्हें एक ही प्रकार के कार्य करने के लिए अपेक्षाकृत कम मजदूरी मिलती है। और अब हम लोग चर्चा करते हैं श्रमिकों का गुणात्मक अंतर के बारे में। श्रमिकों की अपूर्णताओं के अनुपस्थित होने पर भी श्रमिकों की मजदूरियों में अंतर बना रहता है, जिसका मुख्य कारण श्रमिकों में गुणात्मक अंतर पाया जाता है। जब श्रमिकों में योग्यता में अंतर पाया जाता है, तब श्रमिकों की योग्यता में अंतर होने के कारण उनकी मजदूरियों में भी अंतर का होना अत्यंत वास्तविक। अतः जिन व्यवसायों में श्रमिकों की कार्यकुशलता अधिक होगी, वहां उनको अपेक्षाकृत अधिक मजदूरी मिलती है, क्योंकि उत्पादक श्रमिकों की कार्यकुशलता अधिक होगी, वहां उनको अपेक्षाकृत अधिक मजदूरी मिलेगी। यह उल्लेखनीय है कि यदि बाजार की अपूर्णताओं को समाप्त कर दिया जाए, तो उनमें विभिन्न व्यवसायों में मजदूरी दर की समानता तो लाई जा सकती है, परंतु श्रमिकों की योग्यताओं में अंतर बने रहने के कारण एक ही व्यवसाय में मजदूरियों का अंतर फिर भी बना रहेगा, क्योंकि श्रमिकों की योग्यताओं का अंतर पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है। स्त्रियों की कम मजदूरी होने के कारण के विषय में अब हम लोग चर्चा करेंगे। साधारणतः एक ही प्रकार के श्रम के लिए एक पुरुष श्रमिक की मजदूरी स्त्रियों की तुलना में अधिक होती है। स्त्रियों को कम मजदूरी मिलने के कारण इस प्रकार, पहला कारण, पुरुषों की तरह स्त्रियों में शिक्षा एवं प्रशिक्षण का अभाव रहता है, जिससे उन्हें पुरुषों की अपेक्षा कम मजदूरी मिलती है। दूसरा, औसत रूप में पुरुषों की तुलना में स्त्रियां अपने घर से दूर जाकर कार्य करना पसंद नहीं करती, अतः स्थानीय व्यवसायों में उनकी मांग की अपेक्षा पूर्ति अधिक होने के कारण भी उनकी मजदूरी कम रहती है। तीसरा अंतर, स्त्रियां केवल कुछ व्यवसायों में ही इनके गुने चुने कार्य करती हैं। इन व्यवसायों में उनकी मांग की अपेक्षा पूर्ति अधिक होने के कारण उनको कम मजदूरी प्राप्त होती है। चौथा कारण, स्त्रियों का उद्योग में कार्य करना केवल अस्थायी प्रकृति का होता है, क्योंकि सामान्यतः विवाह के उपरांत वे कार्य छोड़ देती हैं, परंतु पुरुषों के संबंध में ऐसा नहीं होता। अस्थायी श्रम सदा ही कम मजदूरी पाता है। निष्कर्ष रूप में हम ये कह सकते हैं कि उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि सेवा योजन के लिए एक पुरुष श्रमिक की तुलना में सेवा योजक स्त्री श्रमिकों को कम महत्व देते हैं। इस कारण
स्त्री श्रमिक की मांग कम होती है। फलस्वरूप स्त्रियों की मजदूरी भी कम होती है। परंतु आधुनिक युग में जबकि विभिन्न देशों के संविधान में समानता के सिद्धांत को अपनाया गया है और जब समान कार्य के लिए समान मजदूरी का सिद्धांत प्रचलित है, तो न्याय की दृष्टि से स्त्री और पुरुषों की मजदूरी में अंतर नहीं होना चाहिए। अब हम लोग उन सिद्धांतों की चर्चा करते हैं जिनके आधार पर मजदूरी का निर्धारण किया जाता है। अर्थशास्त्र में श्रम की कीमत को मजदूरी कहा जाता है। कीमत निर्धारण का सामान्य सिद्धांत उसके अनुसार किसी वस्तु की कीमत उसकी मांग तथा पूर्ति द्वारा निर्धारित होती है। मजदूरी के निर्धारण पर लागू होना चाहिए, परंतु प्रोफेसर रॉबर्ट चाइल्ड के अनुसार श्रम की इन विशेषताओं के कारण मजदूरी निर्धारण के लिए पृथक सिद्धांत की आवश्यकता पड़ती। पहला कारण, श्रम को श्रमिक से पृथक नहीं किया जा सकता, अतः मजदूरी निर्धारण में मानवीय तत्वों को ध्यान में रखना आवश्यक। दूसरा, श्रम की मांग श्रम की उपयोगिता के कारण नहीं बल्कि उसकी उत्पादकता के कारण होती है, अतः मांग के लिए विशेष अध्ययन की आवश्यकता होती। तीसरा कारण, श्रम की पूर्ति सामान्यतः अन्य वस्तुओं की पूर्ति से अलग होती है। यह कीमत या मजदूरी बढ़ने पर कम हो जाती है। चौथा कारण, श्रम बाजार पर कई प्रकार के संस्थागत तत्वों का भी प्रभाव पड़ता है जो वस्तु बाजार में नहीं पड़ता। अब हम चर्चा करते हैं मजदूरी को निर्धारित करने वाले प्रमुख सिद्धांतों के बारे में। मजदूरी को निर्धारित करने वाले प्रमुख सिद्धांतों में निम्नलिखित सिद्धांत सम्मिलित हैं। सबसे पहला सिद्धांत है जीवन निर्वाह अथवा मजदूरी का लौह सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है जीवन स्तर मजदूरी सिद्धांत। तीसरा सिद्धांत है मजदूरी कोष सिद्धांत। चौथा सिद्धांत है अवशिष्ट अधिकारी सिद्धांत। पांचवा सिद्धांत है मजदूरी का सीमांत उपयोगिता या उत्पादकता सिद्धांत। और छठा सिद्धांत है मजदूरी निर्धारण का आधुनिक सिद्धांत। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करते हैं जीवन निर्वाह अथवा मजदूरी के लौह सिद्धांत के बारे में। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 18वीं शताब्दी में प्रकृतिवादी अर्थशास्त्रियों ने किया था। जर्मनी के अर्थशास्त्रियों तथा उनके समर्थकों ने इस सिद्धांत को मजदूरी का लौह सिद्धांत कहा। इस सिद्धांत के अनुसार श्रमिकों की मजदूरी उनके जीवन निर्वाह स्तर से सीमित होती है। यह स्पष्ट नहीं है कि जीवन निर्वाह का स्तर वास्तविक अर्थ में क्या है। इसका अर्थ वह मजदूरी हो सकती है जिससे वह अपने परिवार को जीवित रख सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार दीर्घकाल में श्रमिकों की मजदूरी ना तो जीवन निर्वाह स्तर से नीचे और ना ही उसके ऊपर हो सकती है, क्योंकि जीवन निर्वाह स्तर से कम मजदूरी होने पर श्रमिकों की पूर्ति कम हो जाएगी और वह अपने परिवार का पालन नहीं कर सकेगा, जिससे श्रमिकों की मृत्यु दर अधिक होगी और श्रमिकों की पूर्ति कम हो जाएगी और अंततः उसकी मजदूरी बढ़ने लगेगी। यह क्रम उस समय तक चलेगा जब तक कि मजदूरी दर बढ़ते बढ़ते पुनः जीवन निर्वाह स्तर के बराबर
नहीं आ जाती। इसके विपरीत यदि मजदूरी जीवन निर्वाह स्तर से अधिक है तो वे आर्थिक समानता का अनुभव करेंगे, परिवार में वृद्धि होगी व श्रम की पूर्ति बढ़ेगी और अंततः मजदूरी घटने लगेगी। यह क्रम उस समय तक चलता रहेगा जब तक कि मजदूरी जीवन निर्वाह स्तर के बराबर नहीं हो जाती। अब इन चर्चा के माध्यम से हम ये स्पष्ट कर सकते हैं कि यह सिद्धांत दो मान्यताओं पर आधारित है। पहला सिद्धांत, कृषि के क्षेत्र में सदा क्रमागत उत्पादन ह्रास नियम क्रियाशील होता है, जिससे खाद्य सामग्री के उत्पादन में वृद्धि नहीं हो सकती। और दूसरा, जनसंख्या की प्रकृति सदा बढ़ने की होती। इस सिद्धांत से संबंधित कुछ आलोचनाएं हैं, उसकी भी हम लोग चर्चा करते हैं। इस सिद्धांत की प्रमुख आलोचनाएं इस प्रकार। पहली आलोचना, इस सिद्धांत से यह स्पष्ट नहीं होता कि जीवन निर्वाह क्या है। दूसरा, यह गलत है कि जब श्रमिकों की मजदूरी बढ़ती है तो उसके साथ ही श्रमिकों की पूर्ति में भी वृद्धि हो जाती है, क्योंकि अनुभव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि जीवन स्तर में वृद्धि हो जाने पर जन्म दर कम हो जाती है। तीसरा, इस सिद्धांत के अनुसार एक विशेष स्थान पर श्रमिकों के जीवन स्तर समान होने के कारण सभी श्रमिकों की मजदूरी समान होनी चाहिए, परंतु व्यवहारिक जीवन में एक ही व्यवसाय में विभिन्न प्रकार के श्रमिकों की मजदूरी भिन्न होती है। चौथा, यह सिद्धांत एक पक्षी है, क्योंकि सिद्धांत केवल मांग की ओर कुछ अधिक ध्यान नहीं देता। वास्तव में यदि श्रम की मांग अधिक है तो मजदूरी भी जीवन स्तर से अधिक हो जाएगी। पांचवा, इस सिद्धांत में नैतिकता का समावेश नहीं होता है, क्योंकि प्रत्येक श्रमिक को, चाहे वह कुशल हो अथवा अकुशल, जीवन निर्वाह के स्तर के आधार पर समान मजदूरी दी जाती है और मनुष्य के होने के नाते श्रमिकों को केवल उतनी ही मजदूरी देनी चाहिए जिससे वह केवल जीवित रह सके। किसी भी आधार पर न्यायोचित नहीं कहा जा सकता। दूसरा सिद्धांत जो हम लोग चर्चा करेंगे वो है जीवन स्तर मजदूरी का सिद्धांत। यह सिद्धांत जीवन निर्वाह का एक संशोधित तथा सुधरा हुआ ही रूप है। इस सिद्धांत के अनुसार मजदूरी श्रमिकों की निपुणता, कार्यकुशलता से संबंधित है, इसलिए इस तरह की मजदूरी हमेशा जीवन निर्वाह से अधिक होगी। इसके अंतर्गत मजदूरी का निर्धारण केवल अनिवार्य आवश्यकताओं के आधार पर नहीं होता, वरन इसके अंतर्गत मजदूरों के लिए शिक्षा, मनोरंजन आदि भी सम्मिलित हैं, जिनके उपयोग का श्रमिक आदि हो गया है। इस प्रकार जीवन स्तर के अनुसार मजदूरी उस धनराशि के तुल्य होनी चाहिए जो किसी श्रमिक के उस जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए पर्याप्त हो जिसका वह वर्ग आदि हो गया है। यदि मजदूरी की दर इस राशि से कम है तो श्रमिकों की पूर्ति कम होगी। इसके विपरीत यदि मजदूरी की दर उससे अधिक है तो पूर्ति बढ़ेगी। अतः मजदूरी की दर में जीवन स्तर के अनुरूप रहने की प्रवृत्ति होगी। अब इस सिद्धांत की आलोचनाओं के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पहली आलोचना, यह सिद्धांत अपूर्ण है क्योंकि
इससे केवल पूर्ति पक्ष का विश्लेषण किया गया है और मजदूरी पर पड़ने वाले मांग के प्रभाव को भुला दिया गया है। दूसरा आलोचना, इस सिद्धांत के आधार ही गलत है। जीवन स्तर एक परिवर्तनशील तत्व है, इसलिए इसको मजदूरी निर्धारण का सिद्धांत नहीं बनाया जा सकता। तीसरा, यह निश्चित करना कठिन है कि मजदूरी स्तर द्वारा निर्धारित होगी या स्वयं मजदूरी जीवन स्तर को निर्धारित करती है। साधारणतया मजदूरी में वृद्धि हुए बिना श्रमिकों के रहन सहन में वृद्धि होना संभव नहीं। अब हम लोग तीसरे सिद्धांत की चर्चा करते हैं, जो कि है मजदूरी कोष का सिद्धांत। इस सिद्धांत को जन्म देने का श्रेय प्रोफेसर एडम स्मिथ को है। उसके पश्चात रिकॉर्डो और माल्थस ने इस सिद्धांत का समर्थन किया, परंतु इसकी पूर्ण रूपेण व्याख्या प्रोफेसर जे.एस. मिल के द्वारा की गई। इस सिद्धांत के अनुसार मजदूरी दो बातों पर निर्भर करती है। पहला, मजदूरी कोष। मिल के अनुसार श्रमिक की सेवाएं प्राप्त करने के लिए पहले से ही एक निश्चित कोष निर्धारित कर लेना चाहिए। प्रत्येक व्यवसायी उत्पत्ति के विभिन्न साधनों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक साधन के लिए व्यवस्था करता है। इस कोष से अधिक मजदूरी श्रमिकों को उपलब्ध नहीं हो सकती, अतः यह कोष जितना ही अधिक होगा, श्रमिकों की मजदूरी भी उतनी अधिक होगी। दूसरा, मजदूरों की संख्या। मजदूरी कोष तो निश्चित रहता है और श्रमिकों को इसी कोष से मजदूरी दी जाती, इसलिए श्रमिकों की संख्या जितनी ही कम होगी, उतनी ही मजदूरी अधिक होगी। इसके विपरीत, यदि श्रमिकों की संख्या अधिक है, तो प्रत्येक को इस कोष से कम मजदूरी प्राप्त हो सकेगी। मिल के शब्दों में, मजदूरी की मांग एवं पूर्ति अथवा जैसा कि कहा जाता है, पूंजी व जनसंख्या के बीच अनुपात पर निर्भर होती है। मजदूरी कोष को मजदूरों की संख्या से भाग देने पर मजदूरी की दर निश्चित हो जाती है। तो मजदूरी की दर बराबर मजदूरी कोष बटे मजदूरों की संख्या। अब इस सिद्धांत को एक उदाहरण द्वारा हम लोग और स्पष्ट कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए किसी अवधि विशेष में कुल उत्पत्ति संख्या 20,000 करोड़ रुपए है और उसका विभाजन इस प्रकार किया जाता है। लगान रुपए 6,000 करोड़, मजदूरी निधि रुपए 10 लाख करोड़, ब्याज और व्यय रुपए 4,000 करोड़। इस उदाहरण से स्पष्ट है कि उत्पादक के लिए मजदूरी कोष के रूप में 10,000 करोड़ रुपए रखा है। यदि काम पर लगे हुए श्रमिकों की 100 करोड़ संख्या है, तो प्रत्येक मजदूर को 100 रुपए मजदूरी मिलेगी। परंतु यदि संख्या बढ़कर 125 करोड़ हो जाती है, तो प्रत्येक श्रमिक को 80 रुपए मजदूरी मिलेगी। इसके विपरीत, यदि मजदूरों की संख्या घटकर 50 करोड़ हो जाती है, तो प्रत्येक को 200 रुपए मजदूरी मिलेगी। इस प्रकार मजदूरी की दर मजदूरी कोष और मजदूरों की संख्या पर निर्भर करती है। अब इस सिद्धांत से संबंधित कुछ आलोचनाएं हैं, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहला आलोचना है, मजदूरी कोष का विस्तार गलत है, क्योंकि आय का ऐसा कोई भाग पहले से ही निश्चित नहीं होता
जो श्रमिकों को देने के लिए हो। दूसरा, मजदूरी कोष एक निश्चित रकम नहीं हो सकती, क्योंकि वह श्रमिकों की अधिक या कम मांग के अनुसार घट बढ़ सकती है। तीसरा, इस सिद्धांत के अनुसार मजदूरी कोष निश्चित होने के कारण यदि व्यवसाय में श्रमिकों की मजदूरी बढ़ जाती है तो अन्य उद्योगों में श्रमिकों की मजदूरी में भी कमी हो जाएगी। परंतु यह विचार वास्तविक नहीं है, क्योंकि जब किसी एक व्यवसाय में श्रमिकों की मजदूरी बढ़ती है तो साथ साथ अन्य व्यवसायों में भी मजदूरी बढ़ने लगती है। चौथी आलोचना, यह सिद्धांत यह बताने में असमर्थ है कि विभिन्न प्रकार के उद्योगों में तथा विभिन्न स्थानों पर मजदूरी की दरें भिन्न भिन्न क्यों होती हैं। पांचवा, यह सिद्धांत वास्तविक अनुभव के विरुद्ध है, क्योंकि सामान्यतः नए उद्योग में जिनमें पूंजी की कमी होती है वहाँ मजदूरी ऊंची रहती है, परंतु पुराने उद्योगों में तथा विभिन्न स्थानों पर मजदूरी दरें भिन्न भिन्न क्यों होती हैं। छठा, यह सिद्धांत यह नहीं बताता कि मजदूरी कोष का निर्धारण कैसे होता है। सातवां, अनुभव बताता है कि अधिकांश दशाओं में ऊंची मजदूरी का कारण अधिक मजदूरी कोष अथवा श्रमिकों की संख्या नहीं होती, बल्कि श्रमिकों की अधिक कार्यकुशलता होती है। आठवां, यह सिद्धांत इस बात की व्याख्या नहीं करता कि सेवा योजकों की प्रतियोगिता और श्रम संबंधों की कार्यवाही के कारण मजदूरियां क्यों बढ़ जाती हैं। नवा, यह सिद्धांत एक पक्षी है, क्योंकि यह श्रम की मांग अर्थात मजदूरी कोष यथास्थिर मानकर मजदूरी को केवल श्रम की पूर्ति पर आश्रित बना देता है। अब हम लोग अगले सिद्धांत की चर्चा करते हैं, जो कि है अवशिष्ट अधिकारी सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिकन अर्थशास्त्री वॉकर ने किया। इस सिद्धांत के अनुसार कुल उत्पादन में से लागत, ब्याज और लाभ के भुगतान के बाद जो कुछ शेष रहता है वह श्रमिकों को मिलता है। प्रोफेसर वॉकर के शब्दों में, कुल उत्पादन में से लगान, ब्याज तथा लाभ निकाल देने के पश्चात जो बचता है वह श्रमिकों को मजदूरी के रूप में मिलता है। इस प्रकार जेम्स ने कहा है, जो कुछ श्रमिकों को जो कुछ पैदा करने से मिलता है उसमें से लगान, कर तथा पूंजी का ब्याज निकालने के पश्चात बचने वाली रकम उसे मजदूरी के रूप में दी जा सकती है। संक्षेप में, मजदूरी बराबर संपूर्ण उत्पादन माइनस लगान प्लस ब्याज प्लस लाभ। अब इस सिद्धांत से संबंधित कुछ विशेषताएं हैं जिसकी हम लोग चर्चा करते हैं। इस सिद्धांत की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें मजदूरी को श्रमिकों की कुशलता एवं उत्पादकता से संबंधित किया जाता है, अर्थात श्रमिकों की कार्यकुशलता बढ़ने पर श्रमिकों की मजदूरी में भी वृद्धि होगी, क्योंकि लगान, ब्याज और लाभ निश्चित होने के कारण अवशेष में वृद्धि तभी होगी जबकि कुल उत्पत्ति में वृद्धि हो और कुल उत्पादन में वृद्धि श्रमिकों के अधिक परिश्रम करने पर ही संभव है। अब कुछ आलोचनाएं हैं सिद्धांत की, उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पहली आलोचना यह है, यह कहना ठीक नहीं है कि मजदूरी को निर्धारित करने के लिए कोई सिद्धांत नहीं है, क्योंकि यदि
सीमांत उत्पत्ति द्वारा लगान, ब्याज व लाभ निर्धारित किया जा सकता है, तब श्रमिकों की मजदूरी का निर्धारण उसी आधार पर क्यों नहीं किया जा सकता? दूसरी आलोचना, मजदूरी के निर्धारण में श्रम की पूर्ति का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, जिसे इस सिद्धांत में नहीं रखा है। तीसरा, यह कहना गलत है कि मजदूरी अवशेष अंश कोष से दी जाती है, क्योंकि अवशेष शेष के अधिकारी श्रमिक नहीं हैं, साहसी होते हैं, या जिन्हें हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं, वो होते हैं। चौथा, यह सिद्धांत इस बात की व्याख्या करने में असमर्थ है कि मजदूर संघ मजदूरों को संगठित करने में किस प्रकार से संभव नहीं है। अब हम लोग अगले विषय की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम ये देखते हैं कि कुल आय में होने वाले परिवर्तन से बाकी साधन भी स्थिर रहेंगे। मान लीजिए किसी फर्म में 10 श्रमिक काम करते हैं, तो उनकी कुल आय रुपए 500 की होती है। यदि 11 श्रमिक काम करने लगे, तो कुल आय बढ़कर 525 रुपए हो जाती है। तब 11वें श्रमिक की सीमांत आय 525 रुपए माइनस 500 रुपए अर्थात 25 रुपए होगी। एक सेवा योजक श्रमिक को उसकी सीमांत उत्पादकता से अधिक मजदूरी नहीं देना चाहेगा, क्योंकि ऐसा करने से उसे हानि उठानी पड़ेगी। अब परिभाषाएं जो इस संबंध में उनको हम लोग देखते हैं। प्रोफेसर S.E. थॉमस के अनुसार किसी निश्चित समय में मालिकों तथा श्रमिकों में रोजगार की प्रतियोगिता के कारण मजदूरी की दर उन श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता के बराबर निर्धारित होती है जिन्हें मालिक नौकरी देने को तैयार। प्रोफेसर ब्लॉक के अनुसार सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के अनुसार संतुलन की अवस्था में श्रमिकों को उसकी सीमांत उत्पादकता के अनुसार पुरस्कार या मजदूरी दी जाएगी। संक्षेप में, इस सिद्धांत के अनुसार श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता के आधार पर हम मजदूरी का निर्धारण करते हैं। यहाँ पर एक बात विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है कि वितरण के सामान्य सिद्धांत, जिसे सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत कहते हैं, का प्रयोग जब श्रम के पुरस्कार अर्थात मजदूरी के निर्धारण के लिए किया जाता है, तो उसे मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत कहते हैं। अगला सिद्धांत जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे वो है मजदूरी निर्धारण का आधुनिक सिद्धांत। मजदूरी श्रम की सेवाओं का मूल्य है, अतः आधुनिक अर्थशास्त्रियों का मत है कि श्रम का मूल्य भी अन्य वस्तुओं की तरह श्रम की मांग व पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है, क्योंकि जिस प्रकार से किसी वस्तु की मांग व पूर्ति है, उसी प्रकार से बाजार में श्रम की मांग व पूर्ति होती। मजदूरी का निर्धारण मूल्य के सामान्य सिद्धांत का ही एक विशिष्ट रूप है। इस सिद्धांत का अध्ययन इन दो परिस्थितियों में किया जाता है। पहला, पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मजदूरी का निर्धारण, और दूसरा, अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मजदूरी का निर्धारण। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत मजदूरी का निर्धारण करते समय हम किसी एक उद्योग में मजदूरी की दर उस बिंदु पर निर्धारित करते हैं जहां पर श्रम का कुल मांग वक्र उसके कुल पूर्ति वक्र के निर्धारक तत्वों का ज्ञान प्राप्त होता है। श्रम की मांग को हम दो भागों में अध्ययन करेंगे। श्रम के लिए फर्म के लिए श्रम की मांग और उद्योग के लिए श्रम की मांग। फर्म के लिए श्रम की मांग को उत्पादक या फर्म इसलिए करते हैं क्योंकि श्रमिक उत्पादन करते हैं, अतः श्रम की मांग इस बात पर निर्भर होती है कि वह कितना उत्पादन करते हैं।
कोई भी उत्पादक श्रमिकों को उससे अधिक मूल्य नहीं देना चाहेगा जितना कि श्रमिक उत्पादन के लिए पैदा करते हैं। इसका अर्थ यह है कि श्रम की मांग करते समय उत्पादक श्रम की सीमांत उत्पादकता या सीमांत उपज के मूल्य का पूरी तरह से ध्यान रखेगा। इस प्रकार उपज के मूल्य को श्रम की मांग अर्थात मजदूरी की दर की अधिकतम सीमा कहा जाता है। संक्षेप में, फर्म के लिए मजदूरी की मांग उसकी उत्पादकता पर निर्भर करती है। अब हम लोग आगे चर्चा जारी रखेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।